ये जो एनसीईआरटी के सवाल होते हैं देखने में बहुत ही भारी भरकम होते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल बच्चों वाला होता है। जी हाँ, एकदम बच्चों वाला होता है। अभी आप कहेंगे ये तो सवाल एकदम बच्चों वाला है, बहुत छोटा था सॉल्यूशन। जी हाँ, आप सही सोचते हैं, एकदम बच्चों वाला सवाल है। जय हिंद, कैसे हैं आप सब साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित समांतर श्रेणियां। हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 5 तक हल कर लिया था। आज हम लोग बचे हुए सभी उदाहरणों का हल पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जितने भी एग्जाम्पल बच गए हैं उन सभी का हल पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्या संख्याओं की सूची 5, 6, 17, 23 का कोई पद 301 है। ये जो संख्याओं की सूची दिया गया है, क्या इस सूची में कोई पद 301 आएगा। कहने का मतलब ये जो श्रृंखला आगे बढ़ रही है 5, 11, 17, 23 आगे जाने पर क्या हमें 301 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो संख्याओं की श्रृंखला है यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो पता लगाते हैं क्या ये एपी में है, समांतर श्रेणी यह है या नहीं है। तो देखेंगे 5 में 6 जोड़े 11 आ गया, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 जोड़े, यानी प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है और वह पद प्राप्त हो गया है। जब प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है तब दो क्रमागत पद लेंगे और उसके बीच अंतर निकालेंगे तो अंतर समान आएगा। देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, 17 में से 11 घटाएंगे 6 आएगा और 23 में 17 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अंतर आ रहा है वो समान है, जो अंतर आ रहा है वो क्या है, समान है। इसलिए संख्याओं की श्रृंखला समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो हमें बताना है क्या आगे जाने पर हमें 301 मिलेगा, यानी कौन सा पद 301 होगा, यही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना इस एपी का एनवा पद 301 है। एनवा पद कितना है, 301 है। जब एनवा पद 301 है तो कुछ और लिख लेते हैं इस श्रृंखला से। इस श्रृंखला से हम लिख सकते हैं प्रथम पद a बराबर 5 और सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। दो पद लेते हैं 11 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 6, बराबर आ गया 6। हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला में पता है a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर सभी मान को रख देते हैं, सभी मान को यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ पर देखिए माना इस एपी का एनवा पद 301 है। एनवा पद को हम दिखाते हैं ए एन से। जिस तरह हम प्रथम पद को A1 से दिखाते हैं, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से दिखाते हैं, उसी तरह हम एनवा पद को AN से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब एनवा पद 301 है तो हम क्या लिख सकते हैं, AN बराबर 301। AN बराबर कितना मिल जाएगा, 301। जिस तरह हम कहते हैं प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, उसी प्रकार एनवा पद हो जाएगा AN। एनवा पद कितना हो जाएगा AN, और एनवा पद कितना दिया 301। तो AN बराबर 301, तो यहां रख देते हैं AN के स्थान पर 301। और प्रथम पद कितना है 5 है, 5 रख दिया, प्लस n माइनस 1, डी का मान 6 है, 6 रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, 301 में से 5 घटाएंगे, 301 माइनस 5 बराबर 6 का गुणा अंदर करेंगे, 6 का गुणा n में तो 6n, 6 का गुणा माइनस 1 में माइनस 6। 301 में से जब 5 घटाएंगे तो मिलेगा 296 बराबर 6n माइनस 6। इधर माइनस 6 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। 296 प्लस 6 बराबर 6n। ठीक है, तो 6n बराबर हम लिख सकते हैं 296 हम 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 6 और 6 12 का 2, 9 1 10 के 0, 2 1 3। तो n बराबर मिल जाएगा हमें, n बराबर मिलेगा 302 बटे में 6, 302 बटे में 6। n बराबर कितना मिला, 302 बटे में 6। n क्या है, n बराबर होता है पदों की संख्या।
आपको पता है जो पदों की संख्या होता है वो पूर्णांक में होता है, जो पदों की संख्या होता है वो पूर्णांक में होता है। जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये जो संख्या दिख रही है किसमें है? पूर्णांक में है। जो पद होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं, यानी n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा। जब प्रथम पद को हम a से दिखाते हैं तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3, सीधे 3 आता है, 2.5 नहीं। जो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n हमेशा पूर्णांक में होता है। किस में होता है? पूर्णांक में होता है, या दशमलव में नहीं होता है, पूर्णांक में होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता है, पूर्णांक में होता है। यहाँ पर हम देखेंगे n का मान कितना आया है? 302/6। यह आएगा दशमलव में। जब दशमलव में आएगा तो n बराबर 302/6, इसलिए यहाँ पर जो n बराबर 302/6 आया है यह सही नहीं है। यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमें पता है जो पदों की संख्या n होता है हमेशा पूर्णांक में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। किसमें होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। जैसे 1, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या में हो सकता है, बटे में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है। इसलिए जब n का मान दशमलव में आ गया है तो n का मान दशमलव में नहीं होना चाहिए। जब n का मान दशमलव में नहीं होगा तब 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं मिलेगा। 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहां लिख देते हैं, तो 301 उपर्युक्त श्रेणी में संभव नहीं है। उपर्युक्त श्रेणी में संभव नहीं है। तो क्लियर है, ये जो 301 है यह इस श्रेणी में नहीं। आई होप आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में की ओर। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी से विभाज्य है? सबसे पहले आप ये सोचिए 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है? 2 अंकों की संख्या का शुरुआत कहां से होता है? जैसे 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, इसमें कितने अंक हैं? 1 में 1 अंक है, 2 में 1 अंक है, 3 में 1 अंक है, 4 में 1 अंक है, यानी 1 अंक हमें कहां तक मिलेगा? 9 तक मिलेगा। और 10 से शुरुआत हो जाता है 2 अंकों की संख्या। 10 में कितने अंक है? 2 अंक, 1 2 अंक है, 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक, 13 में 2 अंक, 14 में 2, 15 में 2। ये 2 अंकों की संख्या है। कहां शुरुआत हुई है 2 अंकों की संख्या? 10 से। तो कहां तक मिलेगा? 15, 20, 50, 65, 70, 90, 95, कहां तक मिलेगा? पूरा 99 तक। 99 तक हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी जो हमारे पास 2 अंकों वाली संख्याएं हैं उनमें से कितनी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। देखिए 10 क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। क्या यह 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी? नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो यहां हम लिखते हैं 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या। तो 10 और 11 विभाजित नहीं होगा, कौन सा विभाजित होगा? 12। 12 3 से विभाजित हो जाएगा। 12 के बाद 13 14 नहीं होगा, 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। 15 के बाद क्या होगा? 16 17 नहीं होगा, 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। 19 20 नहीं होगा, 21 होगा। 3 7 21। देखिए ये जो 12 है 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 7 21। तो डॉट कहां तक मिलेगा हमें? कहां तक मिलेगा? 2 अंक की संख्या कहां तक है? 99 तक है। कहां तक है? 99 तक है। तो लास्ट वाला हम देख लेते हैं क्या कटेगा। लास्ट वाला 99 है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 33 आएगा, यानी लास्ट वाला पद 3 से कट जाएगा। ठीक है, यह है 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है। यहां पर जो आपको संख्याओं की सूची दिख रही है
यह संख्याओं की सूची 3 से विभाज्य है। ये जो संख्याओं की सूची है यह 3 से विभाज्य है। तो हमें बताना है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a बराबर निकाल सकते हैं यहाँ से 12। कैसे मिला, क्योंकि हमें पता है जो संख्याओं की सूची या श्रृंखला होता है उसका प्रथम पद होता है a। उसका प्रथम पद क्या होता है, a। प्रथम पद को a से दिखाते हैं। तो a बराबर मिल गया 12। और यहाँ से सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर कितना मिलेगा, 2 क्रमबद्ध पदों के बीच अगर सर्वांतर समान आ रहा है तो वह होगा समांतर श्रेणी। देखिए 15 में से 12 घटाएंगे 3, 18 से 15 3, 21 में से 18 3, यानी कितना आएगा सर्वांतर, 15 माइनस 12 करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो प्रथम पद मिल गया और सर्वांतर मिल गया। और देखिए 12 15 18 डॉट 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 लास्ट में क्या मिल गया हमें, 99 मिल गया। तो अंतिम पद को हम दिखाते हैं स्मॉल एल से। अंतिम पद को दिखाते हैं स्मॉल एल से। और आपको एक चीज और याद होगा, जब हमें किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है, प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है, उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। जब हमें प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है तब हम बता सकते हैं उस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं। कुल कितने पद हैं, देखिए 1 पद 2 3 4 और बीच में और भी पद होंगे और ये लास्ट वाला पद है, यानी सबको मिलाने पर हमें कितना पद मिलेगा हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस फार्मूले में इन सभी मानों को रख देते हैं तो हम n का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ रख देते हैं n, l का मान, l का मान है 99, 99 रख दिया, और a का मान है 12, 12 रख दिया, प्लस n हमें नहीं पता है, n हमें निकालना है। n क्या है, पदों की संख्या है। n अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस पूरी श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो n माइनस 1 और d का मान कितना है, 3 है, 3 यहाँ हम रख देते हैं। ठीक है, इधर है 99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। इधर है 99 और 12 जाके इधर घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 99 माइनस 12 बराबर 3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 3n माइनस 3। 3 का गुणा n में तो 3n और 3 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 3। ठीक है, और 99 में से 12 घटा देते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 9 में से 1 घटाएंगे 8, 87 हो गया। और इधर 3n माइनस 3। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इधर जाएगा ये -3 बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 87 में 3 जुड़ जाएगा। तो 87 में 3 जुड़ जाएगा, हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3n बराबर 87 प्लस 3, 87 प्लस 3, तो 3n बराबर 87 में 3 जोड़ देते हैं कितना मिलेगा, 7 3 10 के 0, 8 1 9, 90 मिल गया। तो n बराबर मिलेगा यहाँ से 90 बटे में 3, 90 बटे में 3, और 90 बटे में 3 करेंगे तो n का मान मिल जाएगा 30। 3 1 3, 3 3 9, तो n का मान मिला 30। n का मान मिला 30। तो n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, यह n क्या बता रहा है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब इस श्रृंखला में 30 ऐसे पद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो आप क्या बताएंगे, 2 अंकों वाली संख्याएं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 3 से पूरा पूरा कट जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4, 4 पद दिख रहे हैं और भी आगे ऐसे पद हैं। तो सबको मिलाने पर आप देखेंगे, सबको जब गिनेंगे तो आपको मिलेगा 30 ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं। आई होप आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 8 आप लोगों के सामने है, एक एपी दिया है 10 7 4 डॉट डॉट -62। इस एपी का प्रथम पद दिया है 10 और अंतिम पद दिया है -62। तो कहा गया है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एपी दिया गया है 10 7 4 डॉट डॉट 101 और अंतिम पद -62। तो हमें क्या निकालना है, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अंतिम पद से 11वां पद, जैसे शुरुआत से तीसरा पद 4 है,
पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद 4 है। उसी तरह जब हम अंत से गिनेंगे इधर से, तो इधर से गिनने के बाद 11वें नंबर पर कौन सा पद आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इस एपी का प्रथम पद कितना दिया है, 10 निकल गया, और सर्वांतर निकालेंगे, मिलेगा आपको 7 माइनस 10। 7 माइनस 10, दो क्रमागत पदों के बीच अंतर निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, तो घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिला, अंतर आया -3 आया, तो सर्वांतर मिल गया 3, सॉरी -3। जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है, वो प्रत्येक पद में जुड़ा होता है, प्रत्येक पद में जुड़ा होता है। जब 10 में -3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 10 में कितना जोड़ेंगे, -3 जब जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और 7 में जब -3 जोड़ेंगे, पहले लॉजिक को समझिए, 7 में जब -3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। कितना मिला, 4 मिला। तो देखेंगे प्रत्येक पद में कितना जोड़ा गया है, -3 जोड़ा गया है, -3 जोड़ा गया। तो आप लोग देखेंगे प्रत्येक पद में -3 जोड़ा गया है, प्रत्येक पद में -3 जोड़ा गया है। 10 में -3 जोड़े 7 आया, 10 में -3 जोड़े 7 आया, 7 में -3 जोड़े 4 आया, तो 4 में -3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जो हम जोड़ रहे थे इधर मिल रहा है, तो अगर हम यहां से चले तो इधर वाला पद कैसे मिले, अगर हम इधर से चले तो इधर वाला पद हमें कैसे मिलेगा, जो जोड़े थे वही हम घटा देंगे। प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ रखा था, -3 जोड़ा था। इस बार क्या करेंगे, प्रत्येक पद में -3 घटा देंगे। जब 1 में -3 घटा देंगे, 1 में से -3, 1 में से घटाएंगे -3, तो कितना मिल जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके कितना बन गया, प्लस। तो 1 और 3 कितना मिला, 4 मिल गया। 1 में -3 घटा दिए, 4 मिल गया। और 4 में -3 घटाते हैं, 4 में माइनस मतलब घटा दिया -3, तो कितना मिल जाएगा, 4 + 3 = 7। तो प्रत्येक पद में कितना हमने घटा रखा है, -3, तो इधर वाला पद मिल रहा है। उसी तरह जो अंतिम पद -62 है, अंतिम पद -62 है, तो -62 के पहले क्या होगा, तो -3 घटा देंगे, -3 घटा देंगे, -3 घटा देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 62 + 3, 62 + 3, तो कितना मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा, -59। तो 62 में से -62 + 3 करेंगे कितना मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना मिला, 59 मिल गया। ठीक है, -59 यहाँ मिला, -59। अगर हम इस समांतर श्रेणी को उल्टा देखें, इस समांतर श्रेणी को उल्टा के देखें, जब इधर से गिनेंगे तो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, आगे तृतीय और चतुर्थ पद मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद -62, ये बराबर -62, ये बराबर -62, और डी बराबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दो क्रमागत पदों के बीच अंतर निकालते हैं, जो प्रथम ये है द्वितीय है, तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, तो बाद वाला 59 है, बाद वाला 59 है, और पहला वाला क्या है, 62 है, तो घटा देते -62, तो कितना मिल जाएगा, -59 + 62 बराबर कितना मिला, 3 मिल जाएगा। सर्वांतर कितना आ गया, 3 आ गया। सर्वांतर मिला 3 और प्रथम पद मिल गया -62। जब हम इस समांतर श्रेणी को उल्टा गिन रहे हैं, जब उल्टा गिनेंगे तो प्रथम पद -62 और द्वितीय पद -59, तो प्रथम पद -62, ये हो गया a का मान, और सर्वांतर हमने निकाल लिया, 3 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं 11वां पद, 11वां पद n बराबर 11, n बराबर 11 रख देंगे। तो हम जानते हैं ए n बराबर होता है a + n-1 × d। तो n का मान कितना है, 11, यानी 11वां पद हमें निकालना है, तो रख देते हैं n के स्थान पर 11। a 11 बराबर a का मान कितना है, -62 प्लस n का मान 11 -1, d का मान 3 हो गया। ठीक है, तो a 11 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 × 3 करेंगे तो 27। कितना मिला, 27। तो a 11 बराबर 62, -62 + 27 कितना हो जाएगा, जैसे घटाएंगे ये कितना मिलेगा,
ये -62 है, ये +27 है, यानी ये बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो माइनस आएगा ही, माइनस आएगा। तो घटा देते हैं, उधार लेके घटाते हैं। 12 में 7 गए 5, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो ए बराबर मिल गया, ए 11 बराबर मिल गया 35, यानी 11वां पद -35 मिलेगा। 11वां पद 35 होगा। इस तरह आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद -35 मिलेगा। आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9वें और 10वें को हल करेंगे। 9वें और 10वें को हल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 9 आप लोगों के सामने है। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है 1000 की एक धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यहाँ पर निवेश का मतलब है, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जब कहीं पर पैसे को लगाया जाता है तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। या ऐसा मान लीजिए आप 1000 रुपये किसी को दिए हैं, कितनी % वार्षिक ब्याज की दर पर? 8% वार्षिक ब्याज की दर पर आप उसे दिए हैं। जब 1 वर्ष बीत जाएगा, अगर वह व्यक्ति आपको वापस करता है तो 1000 रुपये वापस करेगा, उसके साथ ही साथ ब्याज भी वापस करेगा। तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, दूसरे वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, तीसरे में कितना बनेगा, सबसे पहले हम उसे निकाल लेते हैं। क्या कहा गया है? प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ने के बाद हम काम करते हैं। सबसे पहले प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के अंत में ब्याज निकाल लेते हैं, कितना ब्याज बनेगा। तो हमें पता है साधारण ब्याज बराबर होता है P मतलब मूलधन, दर मतलब क्या है R, T मतलब समय। मूलधन हमें दे रखा है, P कितना है 1000, और दर मतलब R दिया 8%, T मतलब समय दिया 1 पहला वर्ष, 2 द्वितीय वर्ष, 3 मतलब तृतीय वर्ष दिया है। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है 1000, दर है 8%, तो पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो T बराबर होगा 1, T बराबर यहाँ रख दिया 1 बटे में 100, बटे में 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 गुणे 10 बराबर 80। कितना हो गया 80 रुपये। यानी अगर प्रथम वर्ष के अंत में वह व्यक्ति 1000 रुपये आपको वापस करता है तो 1000 प्लस 80 रुपये वापस करेगा। अब द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं PRT वाला। तो P का मान 1000, R का मान 8, ये बदलेगा नहीं, दर सेम रहेगा। तो T बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हम पहले वर्ष का निकाल लिए, पहले वर्ष में 80 रुपये, तो दूसरे वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? तो T के स्थान पर 2 रख देते हैं, T के स्थान पर 2 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 और 16 दाह में 160 रुपये। अगर वह व्यक्ति दूसरे वर्ष के अंत में 1000 रुपये आपको वापस करता है तो 1000 रुपये प्लस 160 रुपये वापस करेगा। तो तीसरे वर्ष में देखते हैं कितना ब्याज बनेगा। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो मूलधन 1000, P 1000 और 8 और T बदल जाएगा। क्यों बदले? क्योंकि तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, तो T का मान 3 हो जाएगा, 3 रख दिए बटे में 100, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक 24 और 24 दाह में 240, 240। इस तरह तीसरे वर्ष का हमने निकाल लिया। तो तीसरे वर्ष के अंत में वह व्यक्ति 1000 रुपये और 240 रुपये आपको वापस करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह हम चौथे, पाँचवें, छठवें को निकाल सकते हैं, और डॉट डॉट हम निकाल लेते हैं 30 वर्ष के अंत में ब्याज। तो P का मान कितना 1000, P का मान 1000, R का मान 8, और इस बार हम क्या निकाल रहे हैं 30 वर्ष में, 30 वर्ष का इस बार हम निकाल रहे हैं 30 वर्ष के अंत में ब्याज, 30 वर्ष के अंत में ब्याज। तो T का मान कितना हो जाएगा 30 बटे में 100, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 त्रिक 24, 240 गुणे 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2400 रुपये। कितना बना 2400। ठीक है, अब जितना कहा गया था हमने निकाल लिया। क्या कहा गया था? प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकृत कीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया है। पहले वर्ष के अंत में 80, दूसरे वर्ष में 160, तीसरे में 240। ठीक है, ब्याज परिकलित कर लिया है, ब्याज परिकलित कीजिए हमने निकाल लिया। अब क्या कहा गया है?
क्या वे ब्याज एपी बनाते हैं? ये जो ब्याज आया है पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? हम यहाँ लिख लेते हैं 80, 160, 240 कामा डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता ही रहा है, चल रहा है। तो पहले वर्ष में देखिए 80, 80 में 80 जोड़े 160, 160 में 80 जोड़े 240, यानी प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है। यानी यह जो ब्याज की श्रृंखला है यह एपी बना रहा है। ये जो ब्याज की श्रृंखला क्या है? समांतर श्रेणी है, एपी है। कैसे पता लगा? हमने देखा प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है, या ऐसे ही पता लगा सकते हैं। अंतर निकालते हैं, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आएगा, 240 में से 160 घटाएंगे तो 80 आएगा, तो समांतर समान आ रहा है। तो दो तरीका होता है एपी को, तो दो तरीका होता है, कोई भी श्रृंखला एपी है या नहीं है आप बता सकते हैं। अगर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है उससे आप बता सकते हैं, और अंतर निकाल कर आप बता सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके हमने बता रखा है। तो जो ब्याज आया है, जो ब्याज की श्रृंखला है, यह एपी में है। ठीक है, क्या कहा कि क्या वे ब्याज एपी बनाते हैं? हाँ, यह ब्याज क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं। हाँ, हमने लिख दिया शॉर्ट में। अब क्या है? यदि ऐसा है तो, यदि एपी बना रहे हैं तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यह हमने निकाल रखा है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 रुपये। तो हम लोग समांतर श्रेणी जो हम पढ़ रखे हैं उसकी सहायता से बनाते हुए जो फार्मूला यूज करते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज 80, द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज 160, तृतीय वर्ष के अंत में ब्याज 240। इस तरह 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, यानी n बराबर 30 रखने पर कितना मिलेगा, n बराबर 30 रखने पर कितना मिलेगा, वही हमें निकालना है। तो रखेंगे n के स्थान पर 30, n 30 बराबर a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर है 80 प्लस n का मान 30 है माइनस 1, और d का मान कितना मिलेगा? 160 में से 80 निकालेंगे तो 80 ही आएगा, जो सार्वंतर के बराबर होता है। अब इसे हल करते हैं, ये 80 है, 80 यहाँ लिख देते हैं। ये 30 बराबर 80 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। 29 गुणे 80 गुणे 80। अब हम यहाँ पर 80 का गुणा 29 में करेंगे। कैसे करेंगे? 8 9 72 का 2, 8 9 72 का 2, 7 80 लगा, 8 दूनी 16, 16 7 23, 16 7 23, और 0 है तो 0 लगा दिया। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2400। कितना मिला? 2400। तो A3 क्या है? तो यहाँ पर A30 जो है क्या है? 30 वर्ष के अंत में ब्याज। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज मिल जाएगा 2400। कितना मिला? 30 वर्ष के अंत में ब्याज मिला 2400। तो यहाँ भी हमने निकाल लिया 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 रुपये, और यहाँ भी हमने निकाल रखा था। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया 30 वर्ष के अंत में ब्याज। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 9 को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 से संबंधित उदाहरण नंबर 10 को हल करेंगे, जो लास्ट उदाहरण है। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 10 आप लोगों के सामने है। ये जो एनसीईआरटी के सवाल होते हैं देखने में बहुत ही भारी भरकम होते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल बच्चों वाला होता है। जी हाँ, एकदम बच्चों वाला होता है। अभी आप कहेंगे ये तो सवाल एकदम बच्चों वाला है, बहुत छोटा था सॉल्यूशन। जी हाँ, आप सही सोचते हैं, एकदम बच्चों वाला सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। यहाँ पर क्या शब्द आया है? एक आया है क्यारी, एक शब्द है क्यारी, और एक शब्द आया है पंक्ति। क्यारी, यहाँ पर जो आपको आयताकार आकृति दिखाई दे रही है यह क्यारी है, जिसमें गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। और एक शब्द और है पंक्ति। पंक्ति मतलब लाइन, एक लाइन में पौधे लगाए गए हैं। पहली पंक्ति या लाइन में, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। जो पहली पंक्ति है उसमें 23 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, और दूसरी पंक्ति में यानी दूसरी लाइन में 21 पौधे लगाए गए हैं, और तीसरी में 19 पौधे लगाए गए हैं। इस तरह और भी आगे पंक्तियां हैं, चौथी पांचवी छठवीं पंक्तियां हैं। और लास्ट में कहा गया है उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। यहाँ पर जो फूलों की क्यारी है, इस क्यारी का जो अंतिम पंक्ति है, इस क्यारी का अंतिम पंक्ति यानी अंतिम लाइन में 5 गुलाब के पौधे हैं। कितने पौधे हैं?
5 गुलाब के पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गुलाब के पौधे थे उन पौधों की संख्या से एक समांतर श्रेणी बन रही है। पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और लास्ट वाली पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। 23 में से 2 घटाए हैं 21 आया, 21 में 2 घटाया 19 आया। इस तरह आप देख पा रहे हैं प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को घटाया गया है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। एक तरीका और होता है, सर्वांतर निकालते हैं। देखिए 21 माइनस 23 करेंगे तो -2 आएगा, 19 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा, यानी सर्वांतर समान आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 23 और d बराबर 21 माइनस 23 बराबर -2 सर्वांतर मिल गया -2 मिल गया, तो सर्वांतर यहाँ से -2 मिल गया। और आप देखेंगे इसका प्रथम पद a है और लास्ट वाला पद हमें पता है, और लास्ट वाले पद को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल l से। स्मॉल l बराबर मिल जाएगा 5। प्रथम पद 23, सर्वांतर -2 और अंतिम पद 5, यानी प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद दिए रहने पर हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। n मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें पता चल जाएगा इन यहाँ पर जो क्यारी है उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 आगे भी पंक्तियाँ हैं, तो पूरी पंक्ति कितनी है, इस क्यारी में कितनी पूरी पंक्ति हैं हमें पता लग जाएगा। तो l का मान कितना है, 5 है, हम यहाँ 5 रख देते हैं। a का मान 23 है, 23 रख दिया, प्लस n हमें नहीं पता, रहने देते हैं, और d का मान है -2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। ये 23 इधर जाएगा तो -23 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा अंदर करेंगे तो -2n, 2 का गुणा -1 में तो +2। ठीक है, अब 2 को भी इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 23 माइनस 2 बराबर -2n। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। 5 माइनस -23 -2 कितना हो जाएगा, -25 हो गया, बराबर -2n। -25 और +5 कितना होगा, -20 बराबर -2n। माइनस और माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस हो गया, तो n बराबर मिल जाएगा 20/2 बराबर 10। n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर n बराबर आ गया 10। 10 क्या बता रहा है, इस क्यारी में पंक्तियों की संख्या 10 है। ये जो फूलों की क्यारी है इसमें 10 पंक्तियां हैं जिसमें गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम शब्दों में लिख देते हैं, फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। यहाँ पर दिया गया था पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21 और तीसरी में 19 गुलाब के पौधे लगाए गए थे, और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे लगाए गए थे। तो यहाँ पर पौधों की संख्या से एक श्रेणी बन गई जिसका प्रथम पद 23, अंतिम पद 5। तो अंतिम पद को हम दिखाते हैं स्मॉल l से। स्मॉल l का मान 5 और स्मॉल a का मान 23, और सर्वांतर हमने निकाल लिया, -2 आ गया। और हमें पता होता है जब प्रथम पद और सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है तो हम ये फार्मूला लिखते हैं, स्मॉल l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम मान रख दिए और n का मान में, यहाँ पर जो n बता रहा है, n क्या है, पंक्तियों की संख्या। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, अगर हमें n पता चल जाएगा वह मिल जाएगा इस क्यारी में पंक्तियों की संख्या। तो n का मान हमें मिला यहाँ से n बराबर 10, यानी इस क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या 10 है। 10 पंक्तियों में गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 10 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।